हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में थ्योरी वाला पार्ट कवर किया था, है ना। ऑडियो सबका क्लियर आ रहा है? ऑडियो वीडियो सबका क्लियर है? ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो हम लोग कर रहे थे, है ना, उसी पार्ट को हम लोग आगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग और कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। तो इसी में मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, कुछ लोगों का कुछ डाउट्स भी है, तो वो डाउट्स भी हम लोग देख लेते हैं। पहला डाउट है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.2 का एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 एंड 8 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, -3 है। तो z इक्वल टू क्या हो गया, -3 हो गया, है ना। और z इक्वल टू -3 हो गया, हमें इसका क्या करना है, इसको हमें पोलर फॉर्मेट में लिखना है। तो पोलर फॉर्मेट में निकालने के लिए पहले हमें r और थीटा निकालना पड़ेगा। तो इसका r तो हम निकाल ही सकते हैं, r क्या होगा, मॉड z, और मॉड z क्या होगा, √/-3 का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट नहीं तो सिर्फ यही हो जाएगा, और ये बाहर निकल के क्या दे देगा, 3 दे देगा, है ना। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। क्लियर है। थीटा निकालने के लिए हम पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, अल्फा कैलकुलेट करते हैं, याद होगा आप लोगों को, है ना। तो tan अल्फा इक्वल टू कितना होगा, tan अल्फा देखो क्या होता है, b/a, है ना। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, मॉड b/मॉड a। ठीक है। और मॉड b क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। क्या इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट है, नहीं है। इसका मतलब मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 0 × i, है ना, इसलिए इमेजिनरी पार्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 0, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 0। क्लियर है। अल्फा कितना हो गया, 0। और अगर अल्फा 0 हो गया तो अब हमें इसके बाद क्या देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो क्वाड्रेंट में देखो -3, ये z इक्वल टू -3 है, तो -3 कहाँ पे लाई करेगा, -3 आपका ये वाला पॉजिटिव पार्ट होता है, याद होगा आपको, है ना। ये वाला पॉजिटिव पार्ट में होता है और ये वाला नेगेटिव पार्ट में होता है ना। तो ये पॉजिटिव साइड में है और ये नेगेटिव साइड में। तो -3 आपका कहीं पे यहाँ पे लाई करेगा, है ना, -3 यहाँ कहीं पे लाई करेगा। और -3 अगर यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है तो फिर क्या लिखोगे आप, ये देखो अल्फा, यानी ये एंगल कितना होता है, 0, ये कितना होता है π/2, ये कितना होता है पाई, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगी। क्लियर है। याद होगा आपको कि जो थीटा होता है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, पाई से -पाई के बीच में लाई करता है। तो देखो थीटा पाई पे इक्वल टू लगा हुआ है, इसका मतलब हम इसको इक्वल लिख सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, पाई। तो थीटा मिल गया, आर मिल गया, अब मैं इसको पोलर फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। तो पोलर फॉर्मेट कितना होगा, z इक्वल टू r × cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है। और r की वैल्यू कितना है, 3, और यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दो, cos पाई प्लस i sin पाई। क्लियर है। तो ये मेरा z हो गया। सही है, समझ में आ गया महक। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से वही चीज है। 8 के लिए आपके पास z क्या दिया हुआ है, i दिया हुआ है ना। तो z i दिया हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 + i भी लिख सकता हूँ। हमेशा पहले a + i b के फॉर्मेट में लिखने का ट्राई करो। और इसका जब r निकालोगे तो कितना होगा, मॉड z, और मॉड z इसका कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। थीटा कैलकुलेट करेंगे तो थीटा के लिए पहले अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा, अल्फा मॉड b/मॉड a, है ना, मॉड b/मॉड a। और मॉड b क्या है, 1, और a क्या है, 0। तो ये एक्चुअली में कितना बन जाएगा,
इन्फिनिटी दे देगा, है ना। तो यहाँ से अल्फा टेन इन्फिनिटी कहाँ पे मिलता है, याद होगा आपको 90 डिग्री पे, है ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। अब क्वाड्रेंट चेक करो तो देखो ये 0 डिग्री होता है, ये π/2, ये 90 डिग्री ही है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π है, याद होगा आपको, है ना। तो ये पाई है, किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एंगल हम कितना बोलेंगे, π/2, है ना। तो यही वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी, थीटा की हो जाएगी। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो ये कितना होगा, 1 × cos π/2 प्लस आई sin π/2। तो देखो मैंने इसको पोलर फॉर्मेट में लिख लिया। तो बस आपको ये देखना है इस पर्टिकुलर दोनों एग्जांपल में जो आपका जेड था वो कहां पे लाई कर रहा था, एक्चुअली में एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन आप लोग से हो गया, 5.3 आपको कंप्लीट करना है ना। ऑलमोस्ट आई होप कि कर लिया होगा, ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको मिसलेनियस वाला पार्ट भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग मिसलेनियस वाला पार्ट पे काम स्टार्ट कर दो, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, 10-10 क्वेश्चन करके करोगे तो इजीली आपका पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। जो पार्ट नहीं होगा उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो देखो आज मैं कुछ बस एग्जाम्पल के थ्रू कुछ क्वेश्चन समझाने का ट्राई करता हूँ। जितना एग्जाम्पल आप देखोगे उतना ज़्यादा आपको उतने टाइप्स के क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं एक एक क्वेश्चन लिखता जाता हूँ और फिर मैं उसको सॉल्यूशन करूँगा, फिर आप भी देखना कि कौन सा पार्ट समझ में आ रहा है, कौन सा पार्ट नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। तो जैसे मुझे जेड दे दिया, ठीक है, बोल रहा है फाइंड दी, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड दी मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब क्या हो गया, थीटा, है ना। तो थीटा को हम आर्गुमेंट भी बोलते हैं। तो ये फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हमें दिया हुआ है और जेड हमें क्या दिया हुआ है 1 + 2i अपॉन 1 - 3i, ठीक है। सबसे पहली चीज कि जब भी हम मॉड या आर्गुमेंट कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जेड किस फॉर्मेट का होना चाहिए, जेड इक्वल टू a + ib के फॉर्मेट का होना चाहिए, है ना। तो हमेशा आप जेड को इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद ही कुछ करो। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली आप नहीं कर पाओगे, समझ में आ रहा है। तो पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और पहले के एक्सरसाइज में हमने इसी टाइप के क्वेश्चन किए थे। तो हमें इस जेड को एक्चुअली में करना क्या पड़ेगा, पहले जेड को हमें यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो 1 + 3i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 - 3i का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 + 3i। तो मैं ऊपर नीचे 1 + 3i से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको पता है कि नीचे वाले को जब मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा नीचे में, देखना 1² + 3², ठीक है। तो नीचे वाला टर्म आपका डायरेक्टली ये बन जाएगा। ऊपर वाले में आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 1 + 3i, 1 को पहले सबसे मल्टीप्लाई किया, फिर 2i को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i, और ये 2i + 2i क्या दे देगा -6, है ना। तो ये कितना हो गया, देखो सॉल्व कर लो, -5 + 5i डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो गया 1 और ये 9, टोटल 10 में आ गया, ठीक है। इसको अलग अलग कर लो तो जेड देखो मेरा फाइनली क्या आ जाएगा -1/2 + 1/2i, क्लियर है। मेरा जेड ये निकल के आ गया। अब जेड जब हमारा आ गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने के लिए बोला है। तो मॉड कैसे निकालेंगे, तो मॉड निकालना हमें आता है। मॉड क्या होगा √(-½ का स्क्वायर + 1/2 का स्क्वायर, और ये कितना दे देगा √(1/4 + 1/4, और यहां से कितना हो जाएगा 1/2/4 रूट में, है ना। वहां से 2 कैंसिल हो जाएगा तो मॉड कितना आ गया 1/√2, है ना। तो मैंने मॉडुलस कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया 1/√2। अब हमें क्या करना है, इसी जेड का, ये जो ऊपर में हमें जेड दिया हुआ था, इसी जेड का हमें आर्गुमेंट निकालना है, ठीक है। आर्गुमेंट मतलब क्या हो गया कि हमें थीटा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देख लो
नोट्स में ये भी लिख लेना कि जो थीटा होता है उसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड, है ना। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड मतलब क्या होता है, थीटा भी होता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, नोट्स में जहां पे आपने एंगल लिखा था वहां पे आप ये चीज भी लिख के थोड़ा सा उसको समझ सकते हो, ठीक है। तो हमें एक्चुअली में आर्गुमेंट निकालना है, तो आर्गुमेंट फिर से वही चीज कि हम इस वाले पार्ट से आर्गुमेंट नहीं निकालेंगे, है ना। इस वाले पार्ट से हम आर्गुमेंट नहीं निकालेंगे, हम कहां से निकालेंगे, जो हमने इसको a प्लस आई बी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, ठीक है। और आर्गुमेंट निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, एल्फा निकालना पड़ता है। तो देखो हमारे पास z क्या है, z है हमारे पास -12 प्लस हाफ आई, ठीक है। तो देखो पहले आप इसका tan अल्फा निकालो, तो tan अल्फा क्या होता है, मॉड b बाई मॉड a, है ना। और मॉड b कितना है, हाफ, और मॉड a कितना है, -12 है, तो उसका मॉड लोगे तो वो भी कितना हो जाएगा, हाफ। तो फाइनली आपको कितना मिल गया, 1, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4, है ना। अभी हमारा आर्गुमेंट नहीं निकला है। अब आर्गुमेंट निकालने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है कि ये z किस क्वाड्रेंट में है। तो z किस क्वाड्रेंट में है देख सकते हो, रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा हम कैसे लिखते हैं, पाई माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस π/4, और ये 3π/4, ठीक है। तो आर्गुमेंट और थीटा जो है, आर्गुमेंट ऑफ जेड आप कितना लिखोगे, 3π/4 लिखोगे, क्लियर है। तो मैंने ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर लिया। और अगर आपके पास मॉड जेड और आर्गुमेंट पता है तो इसको आप पोलर फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो उसमें भी ये लिखा जा सकता है, लेकिन हम उस वाले पार्ट पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं था करने के लिए, तो आप इस तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी आप क्वेश्चन करोगे पहले a प्लस आई बी के फॉर्मेट में आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आप कन्वर्ट करो और फिर आप उसके बाद आंसर उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी दे देता है, ठीक है। तो जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो मुझे दिया हुआ है z1 इक्वल टू 2 माइनस आई दिया हुआ है, ठीक है। और z2 इक्वल टू, मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 दिया हुआ है, -2 प्लस आई दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या निकालने के लिए बोला है, हमें निकालने के लिए बोला है फाइंड द रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बाई z1 बार, है ना, z1 इंटू z2 बाई z1 बार। तो इसका रियल पार्ट मतलब क्या होता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन सा, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे रियल पार्ट चाहिए, है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स के रियल पार्ट निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे पास जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको पहले हमें a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखना होगा, है ना। तो देखो z1 z2 बाई z1 बार, है ना। तो z1 क्या है हमारे पास, 2 माइनस आई, z2 क्या है, -2 प्लस आई, और डिवाइडेड बाई z1 बार, z1 बार कितना हो जाएगा, 2 प्लस आई, है ना। तो सब कुछ निकालना आपको आता है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमें बेसिकली करना यही है कि पहले हम इसको a प्लस आई बी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे, है ना। तो देखो पहले तो ऊपर वाले को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, -4 प्लस 2i, और ये दोनों मिलके प्लस 2i, और यहां से ये दोनों माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आई हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ऊपर वाले में कितना आ जाएगा, -3 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 2 प्लस आई। अभी भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्मेट में नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, 2 माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। याद होगा आपको, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। नीचे वाला टर्म आपका कितना हो जाएगा, है ना। याद होगा आपको कि z इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड z का स्क्वायर, है ना। तो मॉड z का स्क्वायर कितना होगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सिंपली आप निकाल सकते हो। और ऊपर में फिर आप मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, -6
+3i +8i और ये दोनों मिलके आई मिलके -1 दे देगा, तो ये +4 हो जाएगा, है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, ये दोनों मिलके हो गया -2 + 11i डिवाइडेड बाई नीचे में हमारे पास 5 है। ठीक है, अब देखो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो ये Z1 Z2 बाई Z1 बार दिया हुआ था, ये मेरा a + ib के फॉर्मेट में आ गया। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 11i/5 है कि नहीं। देखो मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब अगर ये मुझसे पूछता है कि इसका रियल पार्ट कितना होगा, है ना, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बाई Z1 बार हम कितना लिखेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है, -2/5। अगर मुझे पूछता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 बाई Z1 बार क्या होगा, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट देखो, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके a + ib के फॉर्मेट में लेके आया, ये हो गया, है ना। तो कभी भी आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी भी फॉर्मेट में हो, सबसे पहले आप ट्राई करो कि हम उसको a + ib के फॉर्मेट में लिख पाए, है ना, और उसके बाद ही आप दूसरे तरीके से सोचो कि हम और इसमें, तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं शीट में, तो वहां पे आप जब उस क्वेश्चंस को ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे कैसे कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो ये वाला एक पार्ट हमारा हो गया। कभी कभी क्या होता है कि वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन दे देता है। ठीक है, इक्वेशन किस टाइप से देगा, जैसे देख लो कि उसने मुझसे बोला कि एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड दी z if mod z equal to z + 1 + 2i। ठीक है, तो यहां पे देखो इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, दोनों तरफ z वाला टर्म है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ z मिलना चाहिए, है ना, तो हमें इसे z कैलकुलेट करना है। तो अब देखो इसका z हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और क्या करेंगे z कैलकुलेट करने के लिए। तो जब भी आपके पास इस टाइप का इक्वेशन दिया रहे और z आपको पता नहीं हो कि क्या हो, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम दैट z इक्वल टू x + iy, कुछ भी आप मान सकते हो, a + ib x + iy कुछ भी मान सकते हो। अब क्या हमें z पता करने के लिए हमें क्या क्या चीजें पता करनी पड़ेगी, x पता करना पड़ेगा और y पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यही दोनों चीजें पता नहीं है ना। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमें यहां पे दिया हुआ है। अब देखो इस वाले इक्वेशन में हमें दिया हुआ क्या है, mod z इक्वल टू z + 1 + 2i, है ना। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या दिया हुआ, mod z दिया हुआ है। तो अगर हम z इसको एज्यूम कर लेते हैं तो mod z आप कितना लिख पाओगे, mod z कितना हो जाएगा, √x² + y²। क्लियर है, तो यहां पे mod z के जगह पे हम क्या लिख देंगे, √x² + y²। यहां पे z है, z के जगह पे ये पुट कर दो, x + iy, और बाकी सारा टर्म तो कांस्टेंट के टर्म में ही दिया हुआ है, a + iy। क्लियर है, ठीक है। अब देखो हमें यहां से इसको सॉल्व करके z निकालना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास x² + y² है, राइट हैंड साइड में रियल पार्ट को कलेक्ट कर लो, तो रियल पार्ट क्या है, x और 1 है। ठीक है, जिसमें i नहीं है वो क्या है, रियल पार्ट है, और जिसमें i है वो मेरा इमेजिनरी पार्ट है। तो ये मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास टर्म किस टाइप का है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये टर्म है और राइट हैंड साइड में आपके पास ये i के फॉर्मेट में दिख रहा है। आपको याद होगा कि जब मैंने बताया था कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को जब कंपेयर करते हो, है ना, Z1 Z2 को जब आप इक्वल करते हो, इसका मतलब क्या हो गया कि रियल पार्ट ऑफ Z1 किसके इक्वल होना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ Z2 के, है कि नहीं। तो Z1 को अगर मैं a + ib लेता हूं और Z2 को c + id लेता हूं, अगर कोई इस दोनों को इक्वल बोल रहा है तो हम क्या बोल पाएंगे, a किसके इक्वल होगा, c के, और b किसके इक्वल होगा, d के, है कि नहीं। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इक्वल करोगे तो यही चीज, यही कंडीशन आपको लिखना है, ठीक ना। तो याद होगा आपको, शायद पहले करवाया था, नहीं करवाया था, तो अब ये लिख लो एक बार। ठीक है, तो इफ इधर साइड में लिख लो अच्छे से एक बार, या उस नोट्स में ही लिख लेना आप लोग, है ना। इफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, इफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, इफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, ठीक है,
इसको नोट कर लो आप अगर पहले नहीं किया है तो। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो Z1 को अगर मैं a प्लस आई बी करता हूं और Z2 को अगर मैं c प्लस आई डी करता हूं, ठीक है। मान लिया मैंने कि मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से, और किसी ने बोला कि Z1 इक्वल टू Z2 है, तो Z1 क्या लिखोगे आप a प्लस आई बी और Z2 क्या लिखोगे c प्लस आई डी, है ना। और जब ये दोनों चीजें इक्वल होंगी तो इक्वल में हम क्या बोल पाएंगे कि रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल पाएंगे, a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू डी। सिर्फ इसी कंडीशन के लिए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट कर लो एक बार, ये मेरा थ्योरी वाले पार्ट में आपका ये चला जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करोगे तो आपको ये चीजें यूज करना है, ठीक है। और इसी में एक पॉइंट और ऐड कर लेना, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी कंपेयर्ड। और अगर कोई हमसे ये पूछता है कि Z1 और Z2 में कौन सा बड़ा है, ठीक है, Z1 और Z2 में कौन सा बड़ा है, Z1 Z2, तो इस टाइप का हम कोई भी सिंबल नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों एक्सप्रेशन क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। हम Z1 Z2 को कंपेयर नहीं करते हैं, इनइक्वालिटी के साथ कंपेयर नहीं करते, है ना। और इसी में लिख लो नॉट इनइक्वालिटी, है ना, इनइक्वालिटी आप यूज नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आप याद रखना। अब इसी दो पॉइंट को हम यहां पे यूज कर रहे हैं। देखो राइट हैंड साइड में तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी आई का पार्ट नहीं है और बीच में इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब दोनों तरफ का रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो रियल पार्ट क्या है, इसमें तो कोई आई का टर्म नहीं है, तो इसी को अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो देखो ये तो मेरा क्या हो गया, अगर आई का टर्म नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, रियल पार्ट। तो इसको मैं 0i लिख सकता हूं और इस तरफ क्या होगा x प्लस 1 प्लस आई इंटू वाई प्लस 2, है ना। तो देखो अगर आप कंपेयर करोगे तो ये वाला टर्म किसके इक्वल होना चाहिए, आई के। क्यों, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है, तो राइट हैंड साइड में जो इमेजिनरी पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। तो y प्लस 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। और राइट हैंड साइड का जो रियल पार्ट है कितना, x प्लस 1, वो लेफ्ट हैंड साइड के रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, और वो कितना है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहां से देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो y की वैल्यू -2 तो मुझे डायरेक्टली मिल गई। और यहां से जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, y की वैल्यू आपको पता है, y की वैल्यू -2 यहां पे पुट कर दो, तो x प्लस 1 इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 4, है ना। तो y की जगह पे -2 पुट किया तो 4 हो गया। अब देखो ये कंप्लीट इक्वेशन x में बन गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 1 प्लस एक्स प्लस 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहां से देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको 1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें z निकालने के लिए बोला गया था, z जो हमें निकालने के लिए बोला गया था, फाइंड z को हमने x प्लस आई वाई माना था, है ना। बस हमें x और y चाहिए था और x और y हमें मिल गया। तो यहां पे हम z क्या लिख सकते हैं, 3y माइनस 2i, है ना। तो यही वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ऊपर वाले इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको कि क्या किया, है ना। तो ये दो पार्ट आप अच्छे से लिख लो, ये कंपेयर करने वाला कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है तो क्या होता है, और दूसरा पॉइंट कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी इनइक्वालिटी में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कभी भी आपको इनइक्वालिटी में कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गई क्या करना होता है, कैसे, ठीक है। सेम टाइप का एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, ठीक है। इफ, लिख लो आप वो, इफ मॉड z प्लस 1 इक्वल टू z प्लस 2 इंटू 1 प्लस आई, ठीक है। मॉड z प्लस 1 इक्वल टू z प्लस 2 इंटू 1 आई। अब हमें यहां पे क्या बोल रहा है, फाइंड
जेड। फिर से हमें जेड फाइंड करने के लिए बोला है, तो हमें यहाँ पे जेड पता नहीं है क्या है, तो मैं क्या करूंगा, जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लूंगा, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो जेड को मैं क्या एज्यूम कर लूंगा, एज्यूम एक्स इक्वल जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पे पुट कर दो, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, जेड प्लस वन इक्वल टू जेड प्लस टू इंटू वन प्लस आई, है ना, तो जेड की जगह पे एक्स प्लस आई वाई पुट कर दो, तो एक्स प्लस आई वाई प्लस वन का मॉड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई प्लस टू इंटू वन प्लस आई। ठीक है, यहां से भी हम क्या करेंगे, यहां से भी देखो हमें इस पूरे पार्ट का मॉड चाहिए, है ना, तो ये भी हमें पहले किस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में। तो रियल पार्ट को कलेक्ट कर लो, इमेजिनरी पार्ट को कलेक्ट कर लो, और इसका हमें मॉड निकालना है फिर, है ना, और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो गया, तो आप इसका मॉड लिख सकते हो। इसका मॉड क्या होगा, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, यहां से रियल पार्ट को कम अलग कर लो, तो x प्लस टू प्लस आई इंटू वाई प्लस टू, देखो मैंने अलग अलग कर लिया। ठीक है, अब फिर से देखो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड में भी नंबर है ना, तो फिर से हम रियल पार्ट को किसके इक्वल करेंगे, रियल पार्ट के, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के। तो नीचे वाले में, है ना, इस वाले में देखो राइट हैंड साइड में रियल पार्ट क्या है, x प्लस टू, तो x प्लस टू की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इस तरफ वाले पार्ट के इक्वल, है ना, क्योंकि इसमें कोई रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का टर्म नहीं है, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये y प्लस टू किसके इक्वल होगा, y प्लस टू इक्वल टू जीरो होगा, है कि नहीं, क्योंकि इस तरफ देखो हमारे पास कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं, तो इसको मैं जीरो इंटू आई लिख सकता हूं, तो यहां से आप समझ जाओगे कि वो जीरो के इक्वल होगा। यहां से आप y इजिली निकाल पाओगे, y इक्वल टू माइनस टू, और y इक्वल टू माइनस टू यहां पे पुट कर दो, x प्लस टू इक्वल टू रूट ओवर x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर, है ना, और फिर दोनों तरफ स्क्वायर करके x कैलकुलेट कर लो, तो स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू, और यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस फोर, यहां से देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, 2x को इस तरफ लेके जाऊंगा, यहाँ पे 4x है, तो 4x माइनस 2x कितना दे देगा, 2x, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, है ना, और यहाँ पे कितना बच गया 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, तो हमारे पास x और y दोनों मिल गया, तो z की वैल्यू कितनी होगी, हाफ माइनस 2y। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है कि कैसे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करते जा रहे हैं डायरेक्टली, है ना। तो ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल सकता है ना, जहां पे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा जहां पे आपको वैल्यूज बतानी होगी कि ये z की किस वैल्यू के लिए इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है, जैसे बोल दिया उसने, लिख लो एक और टाइप का क्वेश्चन, एक और टाइप का क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफ z माइनस वन अपॉन z प्लस वन इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, है ना, ये क्या है, इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो अगर हमें बोल रहा है कि इफ z माइनस वन बाय जेड प्लस वन इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड z, है ना, हमसे क्या पूछा है, मॉड z की वैल्यू उसने पूछा है। ठीक है, तो देखो मॉड z की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहला लाइन ये बोल रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अब प्योरली इमेजिनरी नंबर मतलब क्या हो गया, है ना, तो ये वाला टर्म लिख लो, ये मेरे पास z है ना, तो यहां पे आप नोट करके लिख लो प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्योरली इमेजिनरी मतलब क्या हो गया,
प्योरली इमेजिनरी मतलब जिसका रियल पार्ट क्या होगा, जीरो होगा, है ना। अ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रियल पार्ट इज जीरो, हुज रियल पार्ट इज जीरो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी नंबर। और उसी तरीके से प्योरली रियल नंबर भी बोला जाता है ना। तो प्योरली रियल हम किसको बोलेंगे, अ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी पार्ट इज जीरो, है ना, हुज इमेजिनरी पार्ट इज जीरो। तो अगर किसी का इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा तो उसमें सिर्फ क्या बचेगा, रियल पार्ट बचेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योरली रियल। और किसी का रियल पार्ट कंप्लीटली जीरो होगा तो वो क्या बचेगा, इमेजिनरी पार्ट बचेगा। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पे जेड के बारे में पता नहीं है, तो फिर से हम क्या कर लेंगे, लेट्स एज्यूम जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, यहां पे आप पुट कर दो एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू, तो एक्स प्लस आई वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस आई वाई प्लस वन। ठीक है, यहां पे भी आप क्या करोगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दोगे, तो एक्स माइनस वाई प्लस आई वाई और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन प्लस आई वाई। ठीक है, देखो ऊपर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रैशनलाइज करते हैं, याद होगा आपको, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहते हैं। तो इसको आप किससे करोगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में चेंज होगा, है ना। तो इमेजिनरी पार्ट प्लस आई है तो मैंने माइनस आई कर दिया, वैसे ही यहां पे भी लिखोगे एक्स प्लस वाई माइनस आई। ठीक है, और अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर वाला टर्म आपको पता है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है ना, और कॉन्जुगेट को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, मॉड जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा डिनोमिनेटर में, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है, और ऊपर में आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास अलग नंबर है, ये आपके पास अलग नंबर है, दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करो, तो x माइनस वन किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन माइनस टाइम्स आई वाई इंटू एक्स माइनस वन। देखो मैं सिंपली अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस आई वाई इंटू एक्स प्लस वन, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा, देखो माइनस पहले से है और आई आई मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा, माइनस वन फिर से दे देगा, तो वो दोनों मिलके क्या बन जाएगा, प्लस वन, तो ये प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो ऊपर में, तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई को क्या दे देगा, फर्स्ट टू टर्म एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना, यहां से क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स वाई आई प्लस आई वाई। ठीक है, बस सिंपली मैं अलग अलग कर रहा हूं, प्लस आई एक्स वाई प्लस आई वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे वाला टर्म x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे कुछ कुछ टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी सारे टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से देखो टर्म आपके पास क्या आ गया, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ऊपर में आ जाएगा, रियल पार्ट को मैं अलग कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस टू वाई आई, देखो ये आ रहा है क्या, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये दो टर्म हमारे पास निकल के आ गया। अब देखो ये हमारा फाइनली जो हमारा टर्म दिया हुआ था जेड प्लस वन बाई जेड माइनस वन, है ना, और सॉरी जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन दिया हुआ था, तो ये वैल्यू फाइनली निकल के मेरा इस वाले फॉर्मेट में आ गया। नीचे में देखो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये क्या है, रियल नंबर है, तो मैंने इसको किस फॉर्मेट में लिख दिया, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिख दिया। तो देखो पहले इसको a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिख लो, तो मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ, रियल पार्ट को मैं अलग कर रहा हूँ, x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, ये क्या है हमारा, ये हमारा प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ये क्या है हमारा, प्योरली इमेजिनरी नंबर है कि नहीं, ये हमें क्वेश्चन में दिया होता, और प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा
तो इसका रियल पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। यानी रियल पार्ट ऑफ z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 शुड बी 0, तभी ये प्योरली इमेजिनरी बन पाएगा। और जबकि हमने यहां पे सॉल्व किया तो हमारे पास ये टर्म भी आ रहा है, ये टर्म भी आ रहा है, इसका मतलब ये जो रियल पार्ट है ये क्या होना चाहिए, इसका 0 होना चाहिए, है कि नहीं, तभी ये प्योरली इमेजिनरी बन पाएगा। तो इसके रियल पार्ट को आप 0 कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ गया। अब हमें एक्चुअली में निकालने के लिए क्या बोला था, देखो क्वेश्चन में निकालने के लिए हमें मॉड जेड बोला था, ठीक है, और जेड हमने क्या एज्यूम किया था, एक्स प्लस आई वाई। तो अगर हमारे पास जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो मॉड जेड क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है कि नहीं। और देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1 आ गई है, तो मॉड जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है। तो देखो मैंने किस तरीके से मॉड जेड भी कैलकुलेट कर लिया, है ना। तो क्वेश्चन में जो कुछ दिया हुआ है बस आप उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मूव करते जाओ, आपका सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा, ठीक है। इसमें कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि बस आप स्टेप स्टेप फॉलो करते जाओ, तो कभी भी आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा किसी क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बस इसी टाइप से बना हुआ, बस आप सही तरीके से फॉलो कर रहे हो। अगर आपको जेड नहीं पता है तो जेड को आप एज्यूम कर लो, ठीक है, और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, आपका सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व होकर फाइनल आंसर तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है। कभी कभी आर्गुमेंट में भी क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आर्गुमेंट वाला, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, और देखो क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y if argument of z minus 1 upon z plus 1 equal to pi by 4, ठीक है, where z equal to x plus i y, ठीक है। तो हमें z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दे दिया है और बोल रहा है कि हमें x और y में रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन होगा, और यहां पे हमें एक कंडीशन दिया हुआ आर्गुमेंट ऑफ z प्लस वाई z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इक्वल टू पाई बाय 4। इसका मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट मतलब क्या होता है, जस्ट अभी आपको बताया था कि अगर आपके पास z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो आर्गुमेंट ऑफ z हम क्या लिखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z हम कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z कैसे होता है, जो थीटा होता है ना, थीटा को ही हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z। और थीटा हम कैसे निकालते हैं, थीटा क्या होता है, हम टेन थीटा कैलकुलेट करते हैं, है कि नहीं, और टेन थीटा क्या होता है, y बाई एक्स होता है, याद होगा आपको, टेन थीटा क्या होता है, y बाई एक्स होता है। तो हमें यहां से थीटा एक्चुअली में इसने किसकी वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है ना। आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा होता है, लेकिन ये थीटा एक्चुअली में किसका थीटा है, इस पूरे पार्ट का थीटा है, जेड का थीटा नहीं है कि नहीं, ये क्या है, इस पूरे पार्ट का थीटा है ना। तो अगर हमें ये दिया हुआ है तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, कि अगर मैं इसको थीटा एज्यूम कर लूं, ठीक है, थीटा एज्यूम कर लूं, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, बोल पाएंगे क्या, है ना, टेन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस पूरे को एंगल को मैंने थीटा बोल दिया, है ना। तो दोनों तरफ अगर टेन ले लोगे तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन ये टेन थीटा हम कहां से निकालेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल होगा, है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। और कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमें उसे a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा, तभी आप टेन थीटा डायरेक्टली y बाई एक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे z की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ, x प्लस आई वाई इसने दे रखा है, तो यहाँ पे आप खुद से ले लो, x प्लस आई वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस आई वाई प्लस 1, ठीक है। और इसको जस्ट अभी हमने सेम क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व किया था, देखो ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था
ये देखो सेम क्वेश्चन है कि नहीं। तो इसका जो प्रोसेस है सेम वही करना है, पहले रियल पार्ट को हम अलग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आप क्या करोगे, इसको क्या लिखोगे, x माइनस 1 प्लस आई वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस आई वाई, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। और इसके बाद ये करने के बाद आप क्या करोगे, सिंपली ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉन्जुगेट कितना होगा, x प्लस आई वाई माइनस आई वाई, और यहाँ पे x प्लस 1 माइनस आई वाई, ठीक है। और सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर का टर्म कितना हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। देखो सेम टाइप का टर्म है या अलग अलग है, z माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1, वहां पे भी देखो सेम ही टाइप का था। तो इसको जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास क्या बना था, ये इस टाइप का टर्म बना था, याद होगा, है ना। तो मैं डायरेक्टली यहां से ये लिख रहा हूं, आप लोग इसको कैलकुलेट करके खुद से सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, है ना, तो इसको जब आप आफ्टर सॉल्विंग, कैसे सॉल्व करना समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, है ना, आफ्टर सिंप्लीफाइंग, है ना, इसको आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद z माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखो लास्ट वाले में हमने यही किया था, 2y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई, है ना। तो देखो मैंने a प्लस आई बी के फॉर्मेट में मैंने इसको लिख लिया, और इस a प्लस आई बी फॉर्मेट के लिए हमें क्या बोला है कि इसका जो टेन थीटा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। इसका टेन थीटा 1 होना चाहिए, क्योंकि हमने थीटा इसको एज्यूम किया है। तो ये थीटा किसका होता है, इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है ना। जैसे आपने यहाँ पे थीटा बोला हुआ है, तो अगर आपने जेड ये लिया है तो इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखोगे, तो जेड का थीटा लिखोगे, और जेड का थीटा मतलब टेन थीटा, है ना। तो टेन थीटा जेड का क्या होगा, वाई बाई एक्स। तो वैसे ही इसका जब हम टेन थीटा लिखेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका हमें इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, है ना। वाई बाई एक्स मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, है ना। तो अगर आप यहां से इसका टेन थीटा कैलकुलेट करोगे तो टेन थीटा कितना होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, 2y बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई रियल पार्ट। तो रियल पार्ट कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू मिलके कितनी आ गई, 2y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, और टेन थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी, 1, है ना। तो अब यहां से आप सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2y, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यही हमारा x और y में क्या आ गया, रिलेशन आ गया, जो हमसे उसने निकालने के लिए बोला था। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो ये कुछ टाइप्स के क्वेश्चन है जो आपको बुक में या शीट वगैरह में जो आपको मिलेगा, प्रैक्टिस शीट, आज आपको मिल जाएगा एक प्रैक्टिस शीट कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसके आप क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करना स्टार्ट करना, ठीक है। और पर्टिकुलरली जो आपके पास मिसलेनियस वाला पार्ट है, ठीक है, मिसलेनियस वाला पार्ट आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, ठीक है। 20 क्वेश्चन है ना, तो 10 क्वेश्चन आपका मिसलेनियस वाला पार्ट से कल कंप्लीट होना चाहिए, हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन इजी है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको करना क्या है, मिसलेनियस का अप टू 5.3 तक आपका शायद हो गया होगा, ठीक है। तो मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और 5 क्वेश्चन और में जो प्रैक्टिस शीट मिलेगा, ठीक है, प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपका इसको ट्राई करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं और कुछ एग्जांपल लेके आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग सिर्फ एग्जांपल के थ्रू ही समझने का ट्राई करेंगे। आपके पास जो भी डाउट्स वगैरह होता है वो डाउट्स वगैरह सब आप लोग पूछते जाओ, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में इसी चीज को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोग इसके क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करो, ठीक है। शीट आपको आज मिल जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, ओके, चलो बाय।